हेलो सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो केमिस्ट्री में आज जो यूनिट स्टार्ट करेंगे दिस इज लिक्विड सॉल्यूशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर जेईई मेंस एंड जे एडवांस्ड। कुछ बहुत फंडामेंटल बातें हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11 सेक्शन में सीख रखी होगी। तो बिल्कुल बेसिक से बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। जो बातें आपको ना पता हो आप पूछते चलना, और जो क्लैरिटी से बताएं वो हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे, या बाद में आपके साथ फाइल भी शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहली बात, आई होप आप सब समझते हो कि सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी हम लोग जब कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे तब इस टर्म का बहुत फर्क पड़ेगा। ये टर्म जानते हैं आप में से सब लोगों, बट इसको थोड़ा सा दिमाग में फीड करना है। होमोजीनियस का क्या मतलब है ये समझना है। बता सकता है कि होमोजीनियस मीन्स व्हाट? तो देखो, होमोजेनिटी का बेसिकली मतलब ये है कि आप कोई भी सॉल्यूशन का पार्ट लेंगे तो इट इज आइडेंटिकल। लेट से हमने 10 स्पून ऑफ शुगर को 1 लीटर पानी में डिजोल्व किया, और फिर मैंने उसके 10 पार्ट कर लिए अलग अलग। आप किसी भी पार्ट को टेस्ट करिए, इट सेम सिमिलर। तो आप 10 पार्ट में से कोई डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट कर सकते। इसका मतलब सारे पार्ट सेम है। इट सिंपली मीन्स इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो आप किसी भी सॉल्यूशन का कोई भी पार्ट निकालोगे इट्स सेम थ्रू आउट, तो आप उसे बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। इसका एडवांटेज ये होगा कि आप सॉल्यूशन के किसी भी पार्ट की स्टडी करोगे तो इट गिव्स यू द सेम रिजल्ट। क्लियर? तो आई विश आप ये बात सब लोग समझ गए। सॉल्यूशन के दो मेन पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो बहुत आसान है, दो पार्ट है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बट आइडेंटिफाई कैसे करना है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होगा, बट ऐसा नहीं है। पहली प्रिलिमिनरी कंडीशन ये है कि जो भी सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन होगा उसकी फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए सॉल्यूशन के साथ। मतलब आप ऐसा एक भी सॉल्यूशन नहीं बना सकते जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो। इफ इट इज अ सॉल्यूशन तो होमोजेनस मिक्सचर होना पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है उसके दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। तो हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम फिजिकल स्टेट में होंगे। हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम फिजिकल स्टेट में होंगे। अब एक और कंडीशन हो सकती है जब आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों सेम फिजिकल स्टेट में हो जाए। तो उस कंडीशन में जो सब्सटेंस कम अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि कम अमाउंट वाली बात कब अप्लाई करनी है, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन ऑल थ्री आर इन सेम फिजिकल स्टेट। तो जो सब्सटेंस कम क्वांटिटी में होगा, और कम क्वांटिटी भी कैसे डिसाइड करनी है, क्वांटिटी तो मास से भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम से भी निकाल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन से भी रिपोर्ट कर सकते हो, है ना, मोल से भी रिपोर्ट कर सकते हो। तो कम क्वांटिटी किसमें रिपोर्ट करनी है? मोल्स में। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लाइक रेलेवेंट थिंग, क्योंकि अगर आप जे एडवांस का पेपर देखेंगे तो 2007 में एक ऐसा क्वेश्चन आया जहां पे अगर ये बात आपको क्लैरिटी से ना मालूम तो पूरा कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन स्लिप हो जाएगा। सो हमें लेसर क्वांटिटी बाय मोल चेक करना है केयरफुली। ठीक है? तो पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने समझाया। सबसे पहली बात बताई कि सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन में सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए। दूसरी बात बताई कि सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन अगर तीनों सेम फिजिकल स्टेट में है तो जो सब्सटेंस कम अमाउंट में है उसको सॉल्यूट बोलेंगे। लेकिन अमाउंट कैसे डिसाइड करना है? मोल्स से। ठीक है? तो अब अगर मैं आपको ये बात एग्जांपल से समझाऊं, लेट अस से आई हैव टेकन शुगर एंड वाटर। तो आपको पता है शुगर जो है वो सॉलिड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, और इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। तो अभी हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों की फिजिकल स्टेट मैच करानी है बाई सम मीन्स। तो डेफिनेटली ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और ये आपका सॉल्यूट होगा। बात समझ में आई? लेकिन अगर हमने फिजिकल स्टेट सेम कर ली, लेट अस से आपने लिया इथाइल अल्कोहल C2H5OH विच इज ऑल्सो अ लिक्विड, और आपने इसको डिजोल्व कराया वाटर में विच इज ऑल्सो अ लिक्विड, और इससे आपने बनाया एक सॉल्यूशन। ठीक है? दिस इज ऑल्सो अ लिक्विड। सो इथाइल अल्कोहल वाटर एंड सॉल्यूशन तीनों सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है। तो अब अगर ऑल थ्री आर इन सेम फिजिकल स्टेट तो फिर आपको क्वांटिटी वाइज डिसाइड करना है। तो लेट अस से आपने इसका 0.1 मोल इसके 0.9 मोल में डिजोल्व किया, तो अभी हमारा 0.9 मोल वाटर हो गया, तो बाई मोल ये ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट हुआ। ठीक है?
अगर किसी ने इसका उल्टा कर दिया, लेटेस्ट से हमने 0.9 मोल ऑफ एल्कोहल में 0.1 मोल ऑफ वाटर ऐड कर दिया, तो अभी बाई क्वांटिटी अल्कोहल ज्यादा हो गया, तो अभी अल्कोहल सॉल्वेंट हो जाएगा। समझ आया डिफरेंस? फिजिकल स्टेट पहले चेक करनी है। लेटेस्ट से आपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से एयर क्रिएट किया, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इससे आपने एक सॉल्यूशन क्रिएट किया विच इज एयर, विच इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पे अभी तीनों सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है। अब आप जानते हो एयर के अंदर नाइट्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली 80% बाई वॉल्यूम एंड ऑक्सीजन इज अराउंड 20% बाई वॉल्यूम। तो अभी ज्यादा क्वांटिटी में क्या हो गया, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, सारे लोगों को सबसे पहले चीज क्लियर हो गई कि आप सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसाइड कर लोगे क्लैरिटी से। ठीक है, सिमिलरली जैसे अलॉय जितने भी हैं सब सॉलिड सॉल्यूशंस हैं। अगर मैं यहीं पे एक और एग्जांपल लिख दूं, जितने भी अलॉय हैं ये सब सॉल्यूशंस कैटेगरी में आएंगे। ये सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन सॉलिड है। तो यहाँ पे भी आपको क्वांटिटी देखनी पड़ेगी, जो बाई मोल ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो बाई मोल कम क्वांटिटी में होगा वो सोल्यूट होगा। क्लियर? सो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे अलग अलग स्टेट में, क्लैरिटी से समझ गए। अब आते हैं अगले पार्ट पे। इस चैप्टर में जिस पार्ट के लिए मैं आपको सॉल्यूशन सिखा रहा हूँ उसके लिए हमारे रिक्वायर्ड टर्म क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो पहले पार्ट सबको समझ में आ गया कि सॉल्यूशन में दो मेन कंपोनेंट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से मैच करनी चाहिए। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन अगर तीनों की फिजिकल स्टेट सेम होगी तो जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से आपको समझा दिया। अभी हम लोग अगला टर्म यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सो कॉन्सेंट्रेशन का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के अमाउंट को रिपोर्ट करना, आइदर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन और विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। आप जो बात नोट ना कर पाओ बाद में आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप आराम से नोट डाउन कर लेना, अभी सिर्फ समझते हो चलिए। तो पहला टर्म हमने लिखा परसेंटेज बाई वेट। तो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन जो हम लोग यूज करेंगे दिस इज कॉल्ड परसेंटेज बाय वेट। तो परसेंटेज बाय वेट क्या हुआ, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन का अगर आप 100 ग्राम लोगे तो पहली चीज क्या समझनी है कि ये कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन है। दूसरी बात क्या समझनी है, बाई वेट है, यानी मास के रिस्पेक्ट में रिपोर्ट करना है, तो सोल्यूशन का भी मास लेंगे और सॉल्यूट का भी मास लेंगे। सो इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना भी सोल्यूट है उसको बोलते हैं परसेंटेज बाई वेट। गॉट इट? तो अब अगर इसी को फॉर्मूले के टर्म में लिखें तो परसेंटेज बाई वेट या परसेंटेज बाई मास दोनों टर्म यूज किए जाते हैं। सो परसेंटेज बाई वेट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। ध्यान से देखना, सॉल्वेंट नहीं लिखना है, कॉमन मिस्टेक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एडवांस के पेपर में हर चीज प्रिसाइसली पता होनी चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100, ये आपका परसेंटेज बाई वेट है। तो आप सपोज करो एक क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आपको थोड़ा सा समझाऊं जो कॉमन मिस्टेक है, अगर उसे लाइक खत्म करना है तो अगर एक पॉइंट से समझाने की कोशिश करो। सो लेट अस से आपने 20 ग्राम ग्लूकोज को 80 ग्राम वाटर में ऐड किया, तो यहां से आपका 100 ग्राम सोल्यूशन बन जाएगा। 20 ग्राम ग्लूकोज को 80 ग्राम वाटर में ऐड किया तो इससे 100 ग्राम सोल्यूशन क्रिएट हुआ। तो ये 20% बाई वेट है। लेकिन अगर हम यहीं पे 20 ग्राम ग्लूकोज लें और उसको 100 ग्राम वाटर में ऐड कर दें तो इससे 120 ग्राम सोल्यूशन बनेगा। नाउ दिस इज नॉट 20% बाई वेट। पॉइंट समझ आया? मतलब इस सोल्यूशन का अगर परसेंटेज बाई वेट रिपोर्ट करना होगा तो इट इज नॉट 20% बाई वेट। कितना आएगा निकाल के बताओगे एक बार क्विकली? तो पहले वाला सोल्यूशन तो मैं बता सकता हूँ कि 20% बाई वेट है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दूसरा वाला सोल्यूशन 20% बाई वेट नहीं होगा। बस यही आपको समझना, अगर इतनी बात आप समझ गए तो एडवांस लेवल तक आप किसी प्रॉब्लम में नहीं फंस रहे।
तो पहले वाले सोल्यूशन को तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये वाला सोल्यूशन तो डेफिनेटली 20% बाई मास है या 20% बाई वेट है। लेकिन ये सोल्यूशन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 20/120 × 100, यानी कि 16.67% बाई वेट। अगर आप इन दोनों बातों का डिफरेंस समझ जाते हैं तो इस कॉन्सेंट्रेशन में आपको कोई और दूसरा चैलेंज नहीं आने वाला। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो सबको? हमने पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म बताया परसेंटेज बाई वेट। परसेंटेज बाई वेट क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, परसेंटेज बाई वेट कैलकुलेट करने का तरीका मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ध्यान रखना है ये यूनिट मास ऑफ सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर 20 ग्राम ग्लूकोज को 80 ग्राम वाटर में डिजोल्व करके 100 ग्राम सोल्यूशन बना रहे हैं तो ये 20% बाई वेट है। लेकिन अगर आपने 20 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया तो इससे 120 ग्राम सोल्यूशन बनेगा। दिस इज नॉट 20% बाई वेट, इट इज एक्चुअली 16.67% बाई वेट। आ गया समझ? अब ऐसे ही अगर हम यूनिट अगली यूनिट डिफाइन करें विच इज परसेंटेज बाई वॉल्यूम, तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम कैसे रिपोर्ट करोगे? सेम कंडीशन, ये भी कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम रिपोर्ट करना है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम रिपोर्ट करना है, बट ये विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन चलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। आइडेंटिकल, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम लोगों ने परसेंटेज बाई वेट डिफाइन करा मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूशन से, सिमिलरली बाई वॉल्यूम रिपोर्ट करा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से। समझ आया? तो फिर से चाहो तो उसको भी फॉर्मुलेट करके लिख सकते हो। कंसेप्ट में जो मेन डिफरेंस बताया वो बहुत ध्यान रखना है। एक तो ये विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन रिपोर्टेड है, जो भूलना नहीं है कैसे भी। दूसरा वॉल्यूम है तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम रिपोर्ट कर देना है। तो अगर आप यहाँ पे परसेंटेज बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ध्यान रखना है सॉल्वेंट नहीं लिखना है। अभी हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे तब इन सब बातों का बहुत फर्क पड़ेगा, इसलिए बहुत केयरफुली लिखना है। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, this is also in milliliter into 100, this will be percentage by volume। ठीक है, तीसरी यूनिट हम लोग लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम। सो थर्ड यूनिट इज परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम। अब देखो दो यूनिट आप समझ गए। परसेंटेज बाय वेट क्या था? सोल्यूट का वेट, सोल्यूशन का वेट। परसेंटेज बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अभी तीसरी यूनिट है परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम। तो ये क्या हुआ? वेट ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ध्यान रखना है तीनों यूनिट विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन रिपोर्टेड है। तो यहाँ देखो फिर से मास ऑफ सोल्यूट लिया है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिया। ठीक है, समझ में आया? कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछते चलना, बहुत फंडामेंटल है। क्योंकि इस चैप्टर का प्राइमर फर्स्ट पार्ट यही है और अभी आगे सारे क्वेश्चंस पे यूज होगा, इसलिए थोड़ा सा रिव्यू कराते हुए बता रहा हूँ आपको। अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, डाउट है तो फटाफट देखते हो चल लें। 11th क्लास में भी बात ऑल दो पढ़ाई जाती है, तो आप में से हो सकता है ज्यादातर लोग जानते हो। उनको डाउट है वो क्लैरिटी से देखते हो चलो। सो नेक्स्ट इज परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम। तो ये क्या हुआ? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि ये सारी यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन रिपोर्टेड है। अगर आप सॉल्वेंट में कंफ्यूज हो गए तो गलती कर जाओगे। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन द यूनिट्स ऑफ मिलीलीटर इनटू 100। ठीक है, इसके बाद अगली यूनिट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से, इसको बोलते हैं काई। इसका सिंबल याद रखना है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेट्स से स्मॉल एन है, तो अभी तक आपको देखो समझ में आ रहा होगा हमने कॉन्सेंट्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करी परसेंटेज में। तो परसेंटेज मींस रिपोर्टिंग इज आउट ऑफ 100। अभी कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मींस आउट ऑफ 1। तो अब आपको पता है सॉल्यूशन के मोल तो निकाल नहीं सकते, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। आई होप आप में से ज्यादातर लोग मोल्स निकालना जानते होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं तो मैं अभी 1 मिनट में बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट स्मॉल एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल एन। तो यहाँ से अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालोगे
इट कम्स आउट टू बी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एंड सिमिलरली अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के मोल के लिए सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो विद रिस्पेक्ट टू वन हमने ये चीज रिपोर्ट कर दी है। ठीक है। अब अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर दें तो आप इजीली बता सकते हैं इट कम्स आउट टू बी वन। तो अगर हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखते हैं तो ये वैल्यू वन आएगी। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी हम लोग एक टर्म यूज करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होगा एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होगा एक सोल्यूट होगा हमारे पास और एक सॉल्वेंट होगा। बाइनरी मतलब तो होता है, तो अगर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है तो उस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है। जिन लोगों के लिए मोल्स कैलकुलेट करना थोड़ा चैलेंज है या उन्होंने इस तरह का टर्म पहले नहीं सीख रखा है, तो उनको मैं एक मिनट में बता रहा हूँ, ऑल्दो बहुत बेसिक है केमिस्ट्री का, बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर आपके लिए डाउट है तो बता देना चाहिए मुझे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन पोलर मास से डिवाइड कर देते हैं बस। ऐसा काम करना है। तो किसी के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना चैलेंज है तो मैं लिखे देता हूँ यहाँ पे। अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो ये मास ऑफ अ सब्सटेंस इन द यूनिट्स ऑफ ग्राम्स, और अगर एटम है तो उसके लिए ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो आइदर GAM और GMM से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा एक फॉर्मूला। या फिर अगर आपके पास नंबर है तो नंबर ऑफ एंटिटीज। नंबर ऑफ एंटिटीज मतलब आपके पास एटम, मॉलिक्यूल, आयन, बैक्टीरिया, वायरस, जिसका भी मोल निकालना है उसका नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाद्रोस नंबर। बस ये ट्रिक, अगर दोनों फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा के आप मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। दो टर्म मैंने नए लिखे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो ठीक से लिख लीजिएगा। एटम के केस में GAM लिखेंगे, इसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। दूसरा टर्म लिखेंगे GMM, इसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक मोल का मास ग्राम्स में रिपोर्ट करेंगे एटम्स के लिए तो ग्राम एटॉमिक मास। एक मोल का मास मॉलिक्यूल्स के टर्म में रिफाइन करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। राइट। और NO आई होप आप सब जानते हो, दिस इज एवोगाद्रोस नंबर। इसकी वैल्यू हम लोग 6.023 इंटू 10⁻23 यूज करेंगे। ठीक। आई होप इसमें से सब जानते हो आप। तो अभी आप ध्यान से देखो, तो मैंने आपको तीन यूनिट सिखाई। सबसे पहले परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम, और एक यूनिट सिखाई मोल फ्रैक्शन। ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो हमारे पास 20% बाई वेट एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है। हमारे पास 20% बाई वेट एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है। आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन को रिपोर्ट करना है मोल मोल फ्रैक्शन के टर्म में। रिपोर्ट इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में 20% बाई वेट दे रखा है और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखो, एक इंपॉर्टेंट बात समझनी, जहाँ से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था वहीं से कंसेप्ट समझ जाओगे। चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था मैंने, बताइए। चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अगर होमोजेनियस मिक्सचर होता है तो आप उसके किसी भी पार्ट की स्टडी करोगे तो आपको सेम कॉन्सेंट्रेशन मिलने वाली है। ठीक है। तो आपको कभी भी अगर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है
तो आप कौन से पार्ट के लिए कैलकुलेट करो, जो इजीएस्ट हो। तो अगर 20% बाई वेट कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन सबसे आसान कहाँ पे होगी, 100 में, क्योंकि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास 20% बाई वेट है तो हम इस सॉल्यूशन को डायरेक्टली 20 ग्राम ग्लूकोज और 80 ग्राम वाटर लिख सकते हैं, डायरेक्ट बोलो। अब आप कहोगे सर आपने 100 ग्राम के लिए क्यों कैलकुलेट करा, सॉल्यूशन तो 40 ग्राम भी हो सकता है, 80 ग्राम भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट मैंने आपको पहली लाइन क्या सिखाई थी, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। और जो चीज होमोजेनियस मिक्सचर है उसमें खास बात क्या है, आप उसके किसी भी पार्ट की स्टडी करो इट सेम। आप उसके किसी भी पार्ट की स्टडी करो इट सेम। तो अगर आपने 20% बाई वेट सोल्यूशन स्टडी करा तो 20 ग्राम ग्लूकोज में 80 ग्राम वाटर है। आप इस 100 ग्राम की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो, अब इसका कितना भी ग्राम ले लो कॉन्सेंट्रेशन रिमेन सेम। तो हमेशा कैलकुलेशन किस पार्ट पे करनी है, जो सबसे इजीली कर सकते हो। तो 20% बाई वेट इज 20 ग्राम सोल्यूशन, 20 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन में है। तो ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट कितना हुआ, 80 ग्राम। और आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखना है, तो हमारे लिए डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो अगर हमें यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज विच इज 20/180, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज देख के निकाल के 180 आएगा। अगर आप कहीं पे मॉलिक्यूलर वेट भी लिख लो साथ साथ, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज आएगा 180, वाटर आएगा 18। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक ये 1/40 बना जाएगा। और जब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना होगा तो हम दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, वन में से सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे बस। ठीक है, बोलो समझ में आई बात जो मैंने बोली। क्लियर है, बोलो। कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइए फटाफट। क्लियर है सर। अब अगर हम इसी चीज पे आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर निकालना होगा तो सिंपली वन में से सब्ट्रैक्ट कर देना है बस। तो उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करना है। देन वी कम्स टू द नेक्स्ट यूनिट, दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी। केयरफुली देखिएगा, स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। MOLARITY, MOLARITY, मोलारिटी। क्योंकि बीसी जैसी एक और यूनिट है मोलैलिटी, MOLALITY। दोनों में कंफ्यूजन ना हो, बहुत केयरफुली देखिएगा। मोस्ट ऑफ टाइम इनमें कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत क्लैरिटी से डिफरेंस मालूम होना चाहिए। इसे मैं दोनों एक साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमने पहला टर्म लिखा मोलारिटी, तो मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, यानी कि ये भी कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन रिपोर्टेड है। और कैसे रिपोर्टेड है, मोल्स और वॉल्यूम के टर्म में। ध्यान से देखिए, कैसे रिपोर्टेड है, मोल्स के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में। और विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन रिपोर्टेड है, सॉल्वेंट के टर्म में रिपोर्टेड नहीं है। जबकि नेक्स्ट यूनिट देखोगे मोलैलिटी, तो मोलैलिटी कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो देखो ये भी कंसंट्रेशन मोल्स ऑफ सोल्यूट के टर्म में रिप्रेजेंटेड है, सॉल्वेंट में रिप्रेजेंटेड है और मास के साथ रिप्रेजेंटेड है। दो डिफरेंसेस हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का अंतर है, और मास और वॉल्यूम का डिफरेंस है। और रिपोर्ट कैसे कर रहे हैं, मोल्स के टर्म। कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए, देखो एडवांस का कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन आएगा कीवर्ड्स में फंसोगे। सो मोलारिटी और मोलारिटी में अंतर क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों में काउंट कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है, मोलारिटी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में रिपोर्ट कर रहे हैं और मोलालिटी सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन टर्म में रिपोर्ट कर रहे हैं। एक और डिफरेंस है, मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं और मोलालिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। मोलारिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के टर्म में रिपोर्ट कर रहे हैं, और मोलालिटी को मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट के टर्म में रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ आया। अब इसी को चाहो तो फॉर्मूले के टर्म में लिख लो फटाफट। तो सिंपली अगर फॉर्मूला लिखना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000 करेंगे तो मोलारिटी आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर आप मिलीलीटर में रिपोर्ट करोगे तो इंटू 1000 कर लेना, और अगर लीटर्स में रिपोर्ट करोगे तो डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से ही आंसर आ जाएगा। और मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए फिर अभी जो हमने पिछला स्टेप सिखाया, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट कर दीजिएगा तो मोल्स आ जाएंगे। इसके लिए अगर यूनिट लिखेंगे तो इसको हम लोग मोल्स पर लीटर लिखते हैं, या सिंपली कैपिटल एम भी लिख देते हैं। ठीक है, आप वही डेसी, मोलर, सेंटी मोलर, सेमी मोलर, ऐसे कोई भी टर्म यूज करेंगे तो जो मैथमेटिकल टर्म्स यूज करते हैं वो डायरेक्टली यूज कर देंगे। तो अगर डेसी मोलर बोलेंगे तो 0.1 m हो गया, मोलर सोल्यूशन बोलेंगे तो 1 m हो गया। ठीक है ना, सेंटीमोलर सोल्यूशन बोलेंगे तो 0.01 m हो गया, सेमी मोलर सोल्यूशन बोलेंगे तो 0.5 मोलर हो गया। आई होप बहुत सिंपल है, आप समझ ही जाओगे। या क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर सकते हैं। फिर फिलहाल के लिए यूनिट बस दिमाग में रखना है। कैपिटल एम इसमें नोटेशन है जो हम लोग कभी भी यूज करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैंने लिखा मोलैलिटी, तो मोलैलिटी बताया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। हम इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बस नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो अगर हम मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अब ध्यान से देखो यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर इसको आप ग्राम्स में रिपोर्ट करोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। पहले ही केजी में रिपोर्ट करोगे तो उसकी भी जरूरत नहीं है, और इसकी यूनिट आ जाएगी मोल्स पर केजी, इसको स्मॉल एम से रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक पुरानी यूनिट है फॉर्मेलिटी जो हम लोग यूज करते हैं, तो ये मोलारिटी जैसा होता है। ध्यान से देखना, कैपिटल एम की तरह से है, ओल्डन यूनिट है, करेंट टाइम में आउटडेट है। क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर फॉर्मेलिटी लिख के आएगा तो आपको उसको कैसे ट्रीट करना है, मोलारिटी की तरह से। ठीक है, एक और यूनिट आपको यहीं पे बता रहा हूँ साथ में, नॉर्मलिटी। अगर आपको अभी ना क्लियर हो तो कोई बात नहीं, हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट सिखाएंगे, तब आपको नॉर्मलिटी निकालना और बढ़िया से बता दो। अब क्योंकि सारी यूनिट्स बता रहा हूँ तो उसको छोड़ना नहीं चाह रहा, इसलिए लिखे दे रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा कम समझ आए तो परेशान नहीं होना, आगे यूनिट में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। सो नॉर्मलिटी बेसिकली होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, नॉर्मलिटी इज बेसिकली, जैसे अभी हम लोग मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स लिख रहे थे, नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हो जाएगा। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये भी यूनिट सॉल्यूशन के टर्म में ही रिपोर्टेड है। तो यहाँ पे भी देखो ग्राम इक्विवेलेंट आ गया सोल्यूट का, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिपोर्ट करना। चूंकि ग्राम इक्विवेलेंट नया टर्म है तो वो आपको बता देता हूँ अलग से, जैसे मोल्स हम लोगों ने टैकल करा था, सिमिलरली ग्राम इक्विवेलेंट टैकल करते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और सही से लिखना हो तो प्रॉपर लिख लो, दिस इज इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब अगर आप इक्विवेलेंट वेट लिखना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ बहुत टेक्निकल नहीं है, बट इस चैप्टर से रेलेवेंट नहीं है, इसके चांस थोड़े से कम ही है यहाँ पे आए। फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो एक बार ही बता देता हूँ बस। बेसिकली इक्विवेलेंट वेट हम जब भी निकालते हैं तो ये मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर से कैलकुलेट करते हैं, और पूरा सवाल एन फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए एन फैक्टर अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। अगर आप चाहो तो लिस्ट आउट कर लो, अदरवाइज चैप्टर के लिए बहुत रेलेवेंट बात नहीं है ये। फिर भी अगर कुछ टर्म लिखने हैं तो मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास लेटेस्ट से कोई भी सब्सटेंस है, तो किसी भी एलिमेंट के लिए अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एन फैक्टर्स की वैलेंसी होती है। किसी भी आयन के लिए अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका चार्ज होता है। एसिड के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको बेसिसिटी बोलते हैं। बेस के लिए कैलकुलेट करेंगे तो उसको एसिडिटी बोलते हैं।
सॉल्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो अभी इस पे बहुत ध्यान नहीं देना है आपको, मैं कंप्लीट लेक्चर में बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि कनेक्शन बन जाए, अदरवाइज ये डिफरेंट चैप्टर का पार्ट है, जब आएगा तो मैं और डिटेल में बता दूंगा। फिर भी अगर आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है तो आपके लिए रेलेवेंट है। ये टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट लिए यही काम करेंगे। ये आएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, या इसी को हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मॉलिक्यूल से भी लिख सकते हैं। दोनों बातें सेम है, जो कन्वीनियंटली जानते हैं वो अप्लाई कर देते हैं। तो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो दिस इज द टेक्निक। ठीक है, आप सिर्फ नोट करना चाहो करो, अदरवाइज बहुत रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि सारी यूनिट्स पढ़ा रहा हूँ इसलिए इसको भी यहाँ बता दिया है। अदरवाइज हम लोग इस चैप्टर को रेडॉक्स रिएक्शंस में भी कवर कर सकते हैं, या कुछ पार्ट इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टाइम पे भी बता सकते हैं। एन फैक्टर जहाँ निकालना सीख जाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड एंड लॉस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करेंगे। अदरवाइज रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पे सारे टर्म लोग स्टडी करते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालना वही बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट जो हम लोग फॉलो करते हैं दिस इज कॉल्ड पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। दिस इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन, एंड आई होप आप सब समझते हो 1 मिलियन इज 10⁶। तो जैसे अभी हम लोगों ने मोलालिटी डिफाइन करा, इसमें एक खास बात जो है वो समझना है बस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट रिपोर्टेड है, जस्ट लाइक मोलालिटी। तो 10⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट में जितना पार्ट ऑफ सोल्यूट होगा उसको बोलते हैं पीपीएम। तो ये यूनिट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे पीपीएम बाय मास रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे हम लोगों ने परसेंटेज रिपोर्ट किया था बाय मास बाय वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम, सिमिलरली हम लोग पीपीएम को भी बाय मास बाय वॉल्यूम बाय मोल बाय वेट बाय वॉल्यूम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो नए टर्म नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो पीपीएम इज पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन इज 10⁶। कॉन्सेंट्रेशन रिपोर्ट करेंगे बाई मास, ठीक है। तो अगर मास के टर्म में रिपोर्ट करना है तो वील कैलकुलेट एज अमाउंट ऑफ solute in the units of grams on मास ऑफ सॉल्वेंट। जो सबसे ध्यान देने की बात है वो है सॉल्वेंट, बाकी यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन रिपोर्ट करी जाती है। दिस यूनिट वी रिप्रेजेंट इन द यूनिट ऑफ सॉल्वेंट। सो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 10⁶। ध्यान देने की बात, सॉल्वेंट। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस से एक और यूनिट रिपोर्ट करते हैं जिसको बोलते हैं पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। नोट करने के लिए परेशान मत होइए, बस पॉइंट को समझते चलना है। अभी मैं सारी फाइल शेयर कर दूंगा, आप आराम से बाद में नोट कर लेना। कोई पार्ट ना समझ पा रहे हो तो वो पूछ लेना मुझसे ध्यान से, सो दैट मैं आपको फिर से समझा दूँ। ऑल्दो ये सारी बात क्लास 11th में पढ़ाई जाती है, इसलिए मैं उतना टाइम नहीं दे रहा हूँ आपको। चाहो तो और डिटेल पढ़ना। तो इसको हम लोग अगली यूनिट लिख रहे हैं पार्ट्स पर बिलियन। एंड बिलियन इज 10⁹। तो फॉर्मूले में मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 10⁹ कर देंगे, तो अगली यूनिट बन जाएगी पीपीबी। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम लोग एक और यूनिट फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हम लोग नॉर्मली ग्राम पर लीटर में रिपोर्ट करते हैं, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ये बेसिकली हो गया अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स जो हम लोगों ने अभी स्टडी करे।
अब इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है कि कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। सो वी हैव टू फर्स्ट स्टडी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्लियर होगा कि जो वॉल्यूम का टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा और जो मास का टर्म है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो कोई भी चीज अगर मास के टर्म में कैलकुलेट करी जा रही है तो मास इंडिपेंडेंट, वॉल्यूम के टर्म में रिपोर्ट करी जा रही है तो मास डिपेंडेंट। ठीक है, तो अब देखो अगर हमें लिखना है कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स। आप ऊपर की डेफिनेशन को क्विकली रिव्यू करते जाओ। और आप अलग अलग यूनिट लिखते चले जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग पर टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट लिख रहे हैं, तो सबसे पहली यूनिट आएगी परसेंटेज बाय वॉल्यूम। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट लिखोगे तो परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज बाय वॉल्यूम में फिर से वॉल्यूम आ रहा है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, तो परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट यूनिट वाज मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन में मोल्स ऑफ सोल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट था, तो मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हुआ क्योंकि मोल्स में मास ऑफ सोल्यूट और मोल्स ऑफ सोल्यूट आएगा, तो टेम्परेचर वॉल्यूम का कोई कनेक्शन नहीं है, सो मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। देन वी हैव लर्न मोलारिटी, MOLARITY, मोलारिटी कैपिटल M। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ रहा है। यहाँ पे टर्म आएगा मोललिटी, ये कैसे रिपोर्ट करेंगे? स्मॉल m से। देन फॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी, ये सारे यूनिट्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? टेम्परेचर पे। अगर ppm बाई मास रिपोर्ट कर दोगे तो यहाँ पे भी सारा टर्म मास में आ रहा है तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एंड सिमिलरली ppb बाई मास लिखेंगे तो ये भी इंडिपेंडेंट आ जाएगा। अगर ppb बाई वॉल्यूम रिपोर्ट करेंगे या वेट बाई वॉल्यूम रिपोर्ट करेंगे तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, या ppm या ppb बाई मोल्स रिपोर्ट करेंगे तो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो बेसिकली लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टू द पॉइंट एक बात याद करनी है, व्हाट्स दैट, कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन में वॉल्यूम टर्म आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा और जिसमें वॉल्यूम टर्म नहीं आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको सबको? एक बार थ्योरी वाला पार्ट ठीक से रिव्यू कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इमीडिएटली सॉल्यूशन वाले पार्ट के वाले बेसिकली इमीडिएटली क्वेश्चन वाले पार्ट पे मूव कर रहे हैं। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन जो अगर हम स्टार्ट करें, बेटा से आपके पास एक सॉल्यूशन है आयोडीन इन बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन गिवन है आपको, बेटा से 0.2। मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन गिवन लेटर से 0.2। तो क्लैरिटी से आप समझ गए होंगे कि आपका आयोडीन जो है वो सॉल्यूट है और बेंजीन जो है वो सॉल्वेंट है। आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन रिपोर्ट करनी है परसेंटेज बाय वेट में और मोलरिटी में। क्वेश्चन समझ गए? आप पूरा लैंग्वेज डिक्टेट करो। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन इज गिवन टू यू 0.2। आपको परसेंटेज बाय वेट रिपोर्ट करना है और मोलरिटी रिपोर्ट करनी है इस कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो देखो फिर से वही जो ट्रिक मैंने सिखाई कि आपको कॉन्सेंट्रेशन का कन्वर्जन हमेशा उस यूनिट से करना है जो सबसे कन्वीनियंट लग रहा हो आपको। कन्वीनियंट सबसे ज्यादा क्या है? क्योंकि मोल फ्रैक्शन है तो आउट ऑफ वन रिपोर्टेड होगा। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन 0.2 गिवन है तो कैन आई से कि 0.8 मोल बेंजीन है हमारे पास और 0.2 मोल आयोडीन है। तो उसका प्रोपोर्शन कुछ और भी हो सकता है, बट ये हमारे लिए हेल्पफुल है रीजन क्योंकि हमें सबसे आसान कन्वर्जन इसमें दिख रहा है, क्योंकि वन आउट ऑफ वन कैलकुलेशन करते हैं हम लोग।
तो अगर आप ये बात समझ गए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन 0.2 है, तो उसका मतलब अगर 0.8 मोल बेंजीन ले लें और 0.2 मोल आयोडीन ले ले, तो मोल फ्रैक्शन 0.2 आ जाएगा। अब इससे कन्वर्जन स्टार्ट कर लो। तो मुझे अगर परसेंटेज बाय वेट रिपोर्ट करना है, तो क्या चाहिए मुझे? मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट कैसे आएगा? मोल्स है 0.2 और मोलिकुलर मास ऑफ आयोडीन इज 254। अगर आपको नहीं पता हो तो एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन जो होता है वो 127 होता है। सो 0.2 इंटू 254 ये आयोडीन का मोल मास हो गया। तो ये मास ऑफ सोल्यूट हो गया अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन विच इज 0.2 इंटू 254, ये तो सोल्यूट का मास है। प्लस सॉल्वेंट का मास लिखेंगे तो 0.8 इंटू 78, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास निकाल के देखिए 78 आएगा। सो 0.2 इंटू 254 प्लस 0.8 इंटू 78, ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया इंटू 100। ये आपका परसेंटेज बन गया। देखिए आंसर निकाल के देख लीजिए। सिंप्लीफाई करना है, आगे कैलकुलेट कर लो, छोड़ दो यहीं पे। इसके बाद अगले पार्ट पे आते हैं। अगर हम, तो अगर हम यहीं से मोललिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो मोललिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, डायरेक्टली 0.2 पता है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज 0.8 इंटू 78 इंटू 1000। ये आपका मोललिटी आ जाएगा। एक बार केयरफुली देख लीजिए, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइए। कैलकुलेशन पार्ट आप कर लीजिएगा अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको समझ आ गया कि परसेंटेज बाय वेट, मोल फ्रैक्शन और मोललिटी डायरेक्टली लिंक्ड है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। लेटेस्ट से आपके पास एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर है C12H22O11। सो एक आपके पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर है जिसकी मोललिटी आपको 0.8 गिवन है। ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज बाय वेट और मोल फ्रैक्शन। परसेंटेज बाय वेट एंड मोल फ्रैक्शन, सिमिलर कंसेप्ट है बिल्कुल। अब मोललिटी देखो दे रखा है क्वेश्चन में, तो मैंने आपको ट्रिक क्या सिखाई कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, प्रायोरिटी पे कि जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है उसके सबसे कन्वीनियंट पार्ट को पकड़ लीजिए, सो दैट आप इंटरप्रिटेशन आसानी से लिख पाए। तो अब मोललिटी है तो विद रिस्पेक्ट टू 1000 लिखना आसान हो गया। तो अगर मैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट ले लूं तो 0.8 मोल्स ऑफ शुगर हो जाएंगे डायरेक्टली। बोलो, अगर आपको मोललिटी 0.8 गिवन है, तो क्या हम इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारे पास 1000 ग्राम वाटर है और 0.8 मोल्स शुगर है? बोलो, ऐसे लिख सकते हैं? अगर मोललिटी मुझे 0.8 गिवन है, तो कैन आई इंटरप्रेट एज ये 1000 ग्राम वाटर है और 0.8 मोल ऑफ शुगर है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो बोलो? बहुत इजीली इंटरप्रेटेबल है, आप आसानी से समझ जाओगे। 1000 ग्राम ऑफ वाटर है, 0.8 मोल ऑफ शुगर है। ठीक है। बस अब आपको किसमें कन्वर्ट करना है? परसेंटेज बाय वेट। तो परसेंटेज बाय वेट के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है बताओ? मास ऑफ सोल्यूट, तो वो हो गया 0.8 इंटू 342। शुगर का मॉलिक्यूलर वेट निकाल के देखो आप ध्यान से यहाँ पे। अगर आप शुगर का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे, ये 342 आएगा। निकाल के देखिए। आप शुगर का मॉलिक्यूलर वेट निकाल के देखेंगे, ये 342 आएगा। ठीक है। तो अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो क्या करेंगे? मास कैलकुलेट करना है तो मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, ये मास ऑफ सोल्यूट हो गया, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट यानी कि मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ये आपका परसेंटेज बाय वेट आ जाएगा। आई होप आप समझ गए। ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है और ये आपका मास ऑफ सोल्यूट है। तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सोल्यूशन।
ठीक है। इसके बाद परसेंटेज बाय वेट से अगर हमें अगली कंसंट्रेशन निकालनी है विच इज मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो। अब आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। अगले स्टेप में आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट तो डायरेक्टली 0.8 पता है, नीचे मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखना है, तो सॉल्वेंट हो गया 1000/। कैलकुलेशन पार्ट में आपने छोड़ रहा हूँ, आप कर ही लेंगे डेफिनेटली। हो जाएगा 14.4 डिवाइडेड बाय 1014.4, ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, बात समझ आई। तो बेसिकली परसेंटेज बाय वेट, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी तीन यूनिट्स ऐसी हैं जो डायरेक्टली इंटर कन्वर्टेबल है। इनमें से आप किसी भी यूनिट को किसी भी दूसरी यूनिट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है इन तीनों यूनिट्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करने के लिए। अब हम लोग अगली यूनिट पे जा रहे हैं जिसमें बेसिकली हम परसेंटेज बाय वेट को मोलैरिटी से लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हमें थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में सिखा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर राइटिंग लाइक, हमारे पास एक 69% बाय मास, 69% बाय मास या बाय वेट आप लोग भी लिख लो, HNO3 सोल्यूशन है। और प्रिसाइसली लिखूं तो HNO3 एक्वस सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन है एज 1.41 ग्राम पर ml, और आपको इस सोल्यूशन की मोलारिटी रिपोर्ट करनी है, यानी कि कैपिटल एम निकालना है। मोलारिटी निकालने के लिए डेंसिटी रिक्वायर्ड नहीं थी, आप डायरेक्टली 69% बाई मास को मोलारिटी में कन्वर्ट कर सकते थे। अभी 69% बाई मास HNO3 को मोलारिटी में कन्वर्ट करना है, कैपिटल एम में, मोल्स पर लीटर में। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन। ठीक है, तो फिर से देखो इंटरप्रिटेशन पार्ट पे चलना है। 69% बाई मास दिया, इसको किस में रिपोर्ट करें बताइए। इसको 100 ग्राम सोल्यूशन में 69 ग्राम HNO3 बोल सकते हैं। 100 ग्राम सोल्यूशन में 69 ग्राम ऑफ HNO3 बोल सकते हैं। तो 69% बाई मास को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 100 ग्राम सोल्यूशन है हमारे पास, और इसमें 69 ग्राम HNO3 है, तो 30 ग्राम वाटर समझ सकते हैं। अब बेसिकली आपको मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी के लिए हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। वो तो निकाल सकते हैं क्योंकि मास के बिना आसानी से मोल निकल आएगा। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, देखो क्वेश्चन में हमेशा छोटा क्वेश्चन बनाते हो जाना। आप किसी भी बड़े क्वेश्चन को जब भी हैंडल कर रहे हैं, स्पेशली एडवांस लेवल पे, तो उस क्वेश्चन को छोटे क्वेश्चन में ब्रेक करो। हमें मोलारिटी निकालना है तो पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सबसे पहले वही कैलकुलेट कर लो। ये 69/63 हो गया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3 कैलकुलेट करोगे 63 आ जाएगा, पहला पार्ट हो गया। अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब आपके लिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए दो इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, देखिए मास ये गिवन है और डेंसिटी ये गिवन है। तो मास और डेंसिटी दोनों दिखे, ये आपका मास हो गया 100 ग्राम, ये आपकी डेंसिटी हो गई। तो यू ऑल नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मास अपॉन डेंसिटी करना पड़ेगा। मास दिया 100 ग्राम और डेंसिटी रखी 1.41, इतने ml वॉल्यूम हो गया। अब मोलरिटी का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे, तो मोलरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 2000।
अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये रहेगा 69 इंटू 1.41 इंटू 10/63। अब चाहो तो इसी को फॉर्मूला बना सकते हो। अगर अब सारे टर्म तो सॉल्विंग हो गई, आपको कुछ भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच रहे हो। सिर्फ कॉन्सेप्ट सही क्लियर होना चाहिए, मोलरिटी होता क्या है। लेकिन अगर किसी को ऐसे कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आए और आपको फॉर्मूला ही बनाना पड़े, तो आप इसे फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बस जो लिखा है उसको ध्यान से देखो। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करूँ तो मोलरिटी क्या हुआ, परसेंटेज बाई वेट 69 गिवन है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इन द यूनिट ऑफ ग्राम पर एम एल इंटू 10। आप चाहो तो इसे फॉर्मूले की तरह भी आ जाए। सॉल्यूशन का परसेंटेज बाय वेट में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करके डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मोलरिटी आ जाएगी। बट मैंने बोला केमिस्ट्री में याद करने के लिए वैसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो जो चीज़ें हम आसानी से समझ सकते हैं उन्हें रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन आता है तो आप ऐसे फॉर्मूला बना लीजिए, याद रहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको लगता है आपकी मेमोरी शार्प है और आप याद रख सकते हो बहुत सारे फॉर्मूले, तो आप याद कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं समझ गए हैं तो याद करने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब भी बना सकते हो उसको। एल्स मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया। बस दिमाग में अगर आपके एक चीज क्लियर हो गई, जहां से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था आपको क्लैरिटी से बताया था, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, अगर आप ये बात समझ गए तो सब सवाल निकल गए। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब आप उस सॉल्यूशन के किसी भी कन्वीनियंट पार्ट की स्टडी करोगे सेम कॉन्सेंट्रेशन आएगी। और कन्वीनियंट पार्ट हमें वो सिलेक्ट करना है जिसमें हम आसानी से अपनी कॉन्सेंट्रेशन को फिट कर पाए। तो बाई मास दे रखा है, परसेंटेज बाई मास दे रखा है, तो हम बेसिकली किसमें कैलकुलेट करेंगे, 100 में। समझ रहे हैं, मोलरिटी मोलरिटी है तो 1000 में कैलकुलेट कर लो। अभी पीपीएम पीपीवी आएगा तो 10 6 10 9 में कैलकुलेट करेंगे। तो जो कन्वीनियंट कैलकुलेशन पार्ट है उसको लेना है हमेशा। ठीक है, आता होगा सबको। अभी मैं एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ इतनी इन्फॉर्मेशन से, बस आप केयरफुली कंसेप्ट समझते हो चलिए बस। ठीक है, ये कन्वर्जन समझ गए। अगर आपको कभी भी परसेंटेज बाय वेट गिवन होगा और आपको उससे मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, तो व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन यू नीड इज डेंसिटी। एक बार आपके पास डेंसिटी आ गई तो आप आसानी से कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। ओके, इसके बाद देखो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मोलारिटी और मोलालिटी का कन्वर्जन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब आपके पास मोलारिटी गिवन है कैपिटल एम इन द यूनिट्स ऑफ मोल्स पर लीटर, ये आपको गिवन है। आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है एस डी ग्राम पर एम एल। आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है, दैट इज सेम वन। और आपको मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। आपको कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में गिवन है मोलैलिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है डी ग्राम पर एम एल, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट m1 गिवन है, और आपको मोलैलिटी फाउंड करना है। ठीक है। तो अब देखो अगर आपको मोलैरिटी गिवन है तो कैन आई राइट मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि मेरे पास 1000 ml सोल्यूशन है और इस 1000 ml सोल्यूशन में कैपिटल एम मोल्स ऑफ सोल्यूट है। ठीक है। अब मुझे चूंकि मोलैलिटी फाइंड आउट करके लाना है, तो मुझे बेसिकली दो चीजें चेंज करनी है। एक ये जो वॉल्यूम है इसको अगर मैं मास बना दूं, और ये जो सॉल्यूशन है इसको सॉल्वेंट में कन्वर्ट कर लूं, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से, इस वॉल्यूम को मैं मास में कन्वर्ट कर लूं और इस सॉल्यूशन को सॉल्वेंट में कन्वर्ट कर दूं, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमेशा क्वेश्चन में क्वेश्चन क्रिएट करो, तब आपका दिमाग काम करेगा, आपको रियलाइज होगा आपको क्या कैलकुलेट करना है। एडवांस लेवल प्रॉब्लम डील करना है तो आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अगर आप सोच नहीं पा रहे हो को क्या करना है, तो फिर आप किसी भी नए सवाल को हैंडल नहीं कर पाओगे। नो डाउट केमिस्ट्री में याद करने का एडवांटेज होता है, बट जो एडवांस लेवल पे आपने देखा होगा इस साल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस नए कॉन्सेप्ट पर डेवलप करते हैं, आप ब्लाइंडली रट के जाओगे नहीं कर पाओगे।
थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो आपको मोलारिटी गिवन है, मोलारिटी में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपका जो वॉल्यूम है उसको मास में कन्वर्ट करना है और जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्वेंट में कन्वर्ट करना है, राइट? इतनी बात समझ आ रही? तो अब मुझे क्या करना है कि मास जो है उसको कन्वर्ट करना है। आपके पास देखो क्या इंफॉर्मेशन है, वॉल्यूम से मास बनाना है तो वी नीड डेंसिटी, एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम और डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दूं तो मास बन जाएगा। तो मैं अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1000 × d ग्राम सोल्यूशन कंटेन सेम कैपिटल एम मोल्स ऑफ सोल्यूट। बोलो इतनी बात समझ आ रही? तो 1000 × d ग्राम सोल्यूशन इज कैपिटल एम मोल्स ऑफ सोल्यूट। अभी क्या करना है, मास में कन्वर्ट हो गया, आप सॉल्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, सॉल्वेंट में। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन का मास है तो और इसमें से मैं सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेट में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1000 × d - m × m1 ग्राम सॉल्वेंट। देखो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एफ कैपिटल एम मोल्स ऑफ सोल्यूट। अभी देखो थोड़ा शुरुआत में आपको हो सकता है ज्यादा लिखता हुआ लग रहा हो, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार बस लिखना होता है, बाकी आप क्वेश्चन में से स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये सब बातें बहुत क्विकली अपने नोटपैड पे लिख के आंसर तक पहुंच सकते हो। अभी जो कुछ समझा रहा हूँ इसलिए सारी बातें थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख रहा हूँ, इसलिए स्टेटमेंट बड़ा लग सकता है देखने में। क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मेजर टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी से समझ जाओगे। तो ये देखो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट था, और ये मास ऑफ सॉल्यूशन था, और ये आपका मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये आपका मास ऑफ सोल्यूट है। और अगर आपने सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट करा तो ये एक्चुअली में क्या बन रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ आई बात? आप प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको पता है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सोल्यूट होता है मोल्स में, उसी को मोलरिटी बोलते हैं। तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना आ जाएगा, कैपिटल एम अपॉन 1000 × d - m × m1 × 1000। ये आपकी मोलरिटी का फॉर्मूला बन गया। तो आखिरी रास्ता ये भी है कि अगर आपको इतनी बात नहीं समझनी है, आप इतना टाइम नहीं कंज्यूम करना चाहते, तो आप फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो। बट डेफिनेटली केमिस्ट्री में इतने फॉर्मूले होते हैं कि जो हम निकाल सकते हैं सही से, उन्हें रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मोलरिटी का फॉर्मूला आपका डायरेक्टली बन गया, आप इसको याद रख सकते हो। तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू 1000 × d - m × m1। ठीक है, ये आपका मोलरिटी टू मोलरिटी कन्वर्जन हो गया। फॉर्मूला याद रख सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। अब इसका रिवर्स करके देख लीजिए तो एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब आपको मोलरिटी गिवन है और मोलारिटी निकालना है। इसको समझ लीजिए जो मैंने लिखा है, और फिर इसका रिवर्स करके देख लीजिए। तो आपको यूनिट में दिया मोल्स पर केजी, और मोलरिटी निकाल। कंसेप्चुअली करेंगे तो बहुत इजीली कर ले जाओगे, अदरवाइज फॉर्मूला याद करना है तो आपने एक फॉर्मूला याद कर लिया, दूसरे फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, तो भी आंसर में पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब देखो आपको अब मोलरिटी गिवन है, तो मोलरिटी की डेफिनेशन से अगर स्टार्ट करें तो कैन वी राइट 1000 ग्राम सॉल्वेंट, ध्यान से देखो, कैन वी राइट इट एज 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स स्मॉल एम मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है। सो बेसिकली फिर से आप देखो, मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है और सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है।
तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है और मास ऑफ सॉल्वेंट है, यानी कि डेंसिटी से कुछ नहीं किया जा सकता पहले। अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट होता तो हम उसे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर पाते, बट अभी हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है और मास ऑफ सॉल्वेंट है, यानी दोनों चीजें कनेक्ट नहीं हो रही। तो अभी हम अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं कि जो मास ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट है, इसमें अगर हम सोल्यूट के मास को ऐड कर दें तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम निकालना है तो मास में डेंसिटी से डिवाइड कर दो। ये आ जाएगा 1000 + m × m1/d ml solution contains same small m moles of solute। तो 1000 ml सोल्यूशन में कितना आएगा आंसर? स्मॉल m अपॉन 1000 + m × m1 × d × 1000। ये आपकी मोलैरिटी बन जाएगी। ठीक है, सिर्फ केयरफुली बस एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए सारी बात को, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाना है। और इसी को अगर फॉर्मुलेशन में लिखना है तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 + 1000 + m × m। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो अगली यूनिट अगर पीपीएम को रिलेट करना है क्वेश्चंस पे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं वो। आपके पास एक एक्वा सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म है जो आपको 15 ppm बाई मास गिवन है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म गिवन है विच इज गिवन टू यू 15 ppm बाय मास। आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन रिपोर्ट करनी है परसेंटेज बाई वेट में और मोलैलिटी में। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड परसेंटेज बाय मास एंड मोलैलिटी। So aqueous solution of chloroform given is CHCl, the solution of chloroform। इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 15 ppm और आपको रिपोर्ट करना है कॉन्सेंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय मास एंड मोलैलिटी। अब देखो आपको बताया था ppm इज रिपोर्टेड विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। तो अगर 15 ppm दे रखा है तो हमें इसे कैसे रिपोर्ट करना चाहिए? 10 / 6 ग्राम ऑफ वाटर हो गया और इसमें 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म हो गया। तो आप देख सकते हो कि वाटर के रेस्पेक्ट में क्लोरोफॉर्म का अमाउंट नेग्लिजिबल है, वाटर के रेस्पेक्ट में क्लोरोफॉर्म का अमाउंट नेग्लिजिबल है। बोलिए। तो अब अगर आपको परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? मास ऑफ सोल्यूट विच इज 15 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन विच इज 15 + 10⁻⁶। लेकिन आपको पता है 10⁻⁶ में 15 जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, इंटू 100। आई कैन सिंपली राइट 1.5 इंटू 10⁻⁻3। 10⁻⁶ में 15 ऐड करने या नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर मुझे मोलैलिटी कैलकुलेट करना है तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। तो 15 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म निकालिए। क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर वेट निकालो कितना है, इसमें से 119.5 है। क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर वेट आप निकालिए, ये 119.5 आना चाहिए। यहाँ पे 119.5 ये मोल्स हो गए। और मास ऑफ सॉल्वेंट आपको क्लैरिटी से पता है 10⁻⁶। 1000 ग्राम में कितना होगा? दैट विल बी मोलैलिटी।
उसको सिंप्लीफाई करोगे, ये 1/8 इंटू 10⁻³ आ जाएगा अप्रॉक्स। ठीक है। अब आप एक बार सारे कॉन्सेंट्रेशन ध्यान से देख लो, उनके कन्वर्जेंस पे ध्यान दे लो, फिर मैं आपको थोड़े से मेन से एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चंस करवाता हूँ। ये आपका जे एडवांस 2014 का एक क्वेश्चन है, तो ये से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका जे एडवांस 2014 का क्वेश्चन करेक्ट। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला H2X है, मोलर मास 80 ग्राम दिया हुआ है, डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट हैविंग डेंसिटी, ध्यान से देखो सॉल्वेंट की डेंसिटी दे रखी है 0.4 ग्राम पर ml, मोलरिटी गिवन है 3.2 मोलर, मोलरिटी फाइंड आउट करना है मोलरिटी, और 3.2 मोलर सोल्यूशन गिवन है। सो बेसिकली क्वेश्चन में आपको मोलरिटी गिवन है 3.2, मोलरिटी फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। अगर कोई इस क्वेश्चन में डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दे कन्वर्जन का तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होती है, जबकि क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। आई होप आप क्वेश्चन में नोटिस कर पाएंगे क्या दिक्कत आने वाली है। तो अब देखो करना क्या है, अगर हम कंसेप्ट से चलेंगे तब तो सवाल जल्दी सॉल्व होगा। उसमें देखो एक इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, अज्यूम नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं है। और अगर वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं है तो उसका मतलब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक ही बात मान सकते हैं। इससे हम ये बता सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है वो एक्चुअली में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बराबर आ जाएगा। बस अगर आप ये इंटरप्रिटेशन समझ जाएंगे इस क्वेश्चन में तो 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। और अगर आप ये इंटरप्रिटेशन नहीं सीख पाए तो फिर आप चाहे जितने फॉर्मूले अप्लाई कर लीजिए, ये तो नहीं सॉल्व हो रहा। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सेम लेना है। तो अगर आपको मोलरिटी 3.2 गिवन है तो इसको हम लोग ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 3.2 मोल सोल्यूट है और 1000 ml सोल्यूशन है। और चूंकि क्वेश्चन में गिवन है कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट एक ही बात है, तो 1000 ml सोल्यूशन को हम लोग 1000 ml सॉल्वेंट अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि चेंज इन वॉल्यूम नहीं मानना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, डेंसिटी गिवन है देखिए क्वेश्चन में, तो इसी को हम लोग 400 ग्राम सॉल्वेंट बोल सकते हैं सीधे सीधे। या ऐसा नहीं लिखना है तो 1000 इंटू 0.4 लिख लीजिए। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है और ये डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 400 ग्राम सॉल्वेंट आ जाएगा। इसके बाद तो सवाल खत्म। आपको मोलरिटी निकालना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन 2000। ये आपका 8 आंसर आ गया। आया समझ में कंसेप्ट? अगर आपने क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना सीख लिया है तो जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम बच्चों का खेल होगा। और अगर आप इंटरप्रिटेशन पार्ट में मिस कर जाएंगे तो अगर आप फॉर्मूले ठीक से याद करके भी जाओगे तो भी पॉसिबल है कि आपका क्वेश्चन क्लियर ना हो पाए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में ये इंटरप्रेट नहीं कर पाए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक ही बात है तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। दूसरी बात ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दो डेटा का कोई यूज नहीं है। आप देखिए यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट का कोई यूज नहीं करा। और ये भी जे एडवांस के क्वेश्चन की एक ट्रिक है। एडवांस के क्वेश्चन में मोस्टली हमें ऐसा लगता है कि जब तक जो जो भी डेटा गिवन है जब तक हम सब यूज नहीं कर लेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एडवांस में कॉमन बात है, देखिए उन्होंने एक्स्ट्रा डेटा लिख रखा, आप कुछ नहीं कर सकते, फॉर्मूला H2S दे रखा जिसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए। हमें मोलरिटी और मोलरिटी कन्वर्जन करना था जो फॉर्मूले से नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ आया पहला क्वेश्चन आपको? अगला क्वेश्चन जो हम डील कर रहे हैं ये एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ जे एडवांस 2016।
वैसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको पीवाईक्यू वाला जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करके देखिएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में, जेई मेंस में भी बहुत क्वेश्चंस है और जेई एडवांस में भी बहुत क्वेश्चंस है। बस सिर्फ एक बार जो मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चंस है वो आपको बता दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस आप एक बार अपने आप अटेम्प्ट करिएगा, डाउट्स हो गए तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा मुझसे। अभी जितने टेक्निकल क्वेश्चंस है वो मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रखा है कि आपको बोला हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज गिवन 0.1। हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, आपको गिवन है मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज सेम एज मोलारिटी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास 2 ग्राम पर ml। आपको रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट निकालना है। जो बेसिकली प्राइमरी इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में वो है मोलारिटी और मोलारिटी सेम। और आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है वो 0.1 है, तो डेफिनेटली आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.9 लिख सकते हो, राइट। अब अगर आपको दोनों मोल फ्रैक्शंस पता है तो मोल फ्रैक्शंस का रेशियो रेशियो ऑफ मोल्स बन जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये निकालना हो तो डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन का रेशियो लिख दीजिए, ये 1/9 बन जाएगा। और मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इसलिए लिखा क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो कैसे निकलेगा? जब मोल्स के रेशियो में आप लिखोगे तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मोल्स होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन में गिवन है मोलारिटी और मोलालिटी सेम है, अब इस चीज को आप ट्रांसफॉर्म करके देख लो। तो अगर मोलारिटी और मोलालिटी सेम है तो कैन आई राइट कि 1000 ग्राम, या बेटर टू से 1000 ml सोल्यूशन में, 1000 ml सोल्यूशन में आपको कैपिटल एम मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है, क्योंकि डेंसिटी 2 ग्राम पर ml लिख रखी है तो मैं इसी को 2000 ग्राम सोल्यूशन बोल सकता हूँ। ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको 2 गिवन है, ये मैंने 2000 ग्राम कैसे निकाला? 1000 × 0.2 करके, 1000 × 2 करके डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको 2 गिवन है। आई होप आप समझ गए, डायरेक्टली उतना नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाओगे अपने आप। अब जो तीसरी चीज हमें पता है यहाँ पे वो ये पता है कि अगर हमारे पास 1000 ग्राम सॉल्वेंट होता तो उसमें भी स्मॉल एम मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं, क्योंकि मोलरिटी गिवन है आपको। और क्वेश्चन में स्मॉल एम और कैपिटल एम सेम गिवन है, इसका मतलब अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसी सोल्यूशन में फिक्स कर लिया तो डेफिनेटली वो एक ही सोल्यूशन की बात हो रही है। तो उस सोल्यूशन में आप ध्यान से देखो, सॉल्वेंट हमारे पास कितना है? 2000 ग्राम। सॉरी, सॉल्यूशन कितना है? 2000 ग्राम। और सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम। तो क्या मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट है और 1000 ग्राम सोल्यूट है? ये बात समझ गए आप आसानी से? यहाँ पे 1000 ग्राम सॉल्वेंट है और 1000 ग्राम ही सोल्यूट है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्योंकि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है तो आप किसी भी पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। बोलिए। अगर इतना पार्ट समझ गए तो आगे क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस। अब मास ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सेम हो गया, मोल्स का रेशियो आपको पता है, तो मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो इजीली निकल आएगा। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है तो दिस कम्स आउट टू बी 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1/9। तो क्वेश्चन में आपसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट बाय सॉल्वेंट पूछा है, दिस कम्स आउट टू बी 9। यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हम रिपोर्ट कर देंगे ये सीधे 9 है, ठीक।
स्टॉप हियर दिस लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन स्टडी करेंगे, प्लस कॉन्सेंट्रेशन से रेलेवेंट आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके रखेंगे तो उनको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।